हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें एक आदमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए पूरे पुलिस स्टेशन से किस तरीके से लड़ता है, अपनी पूरी फैमिली की जान बचाता है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो। विजय सालगांवकर वैसे तो छोटी फेल होता है, लेकिन वह एक मिराज केबल नेटवर्क के नाम से एक छोटा केबल टीवी बिजनेस चलाता है और उसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी जैसी भाषाएं भी आती है। और विजय को मूवीज़ देखने का बहुत शौक होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं विजय अपने केबल टीवी ऑफिस के पास वाले होटल में लंच करने जाता है और वहाँ उसको एक ओल्ड कपल बैठे हुए नज़र आते हैं। फिर उसके बाद विजय होटल के मालिक मार्टिन से पूछता है कि यह दोनों इतनी टेंशन में क्यों हैं। मार्टिन विजय को बताता है कि यह सब इंस्पेक्टर गायटोंडे का वेट कर रहे हैं और बोलता है कि उस इंस्पेक्टर ने इनके बेटे को जेल में बंद कर दिया है क्योंकि उसने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। सारे इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर भरता था, सिर्फ एक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं भर सका, तो इस वजह से गायटोंडे ने इनके बेटे को जेल में डाल दिया। तो विजय उन ओल्ड कपल से पूछता है कि तुमने कंप्लेंट नहीं की। तो वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि उसने मुझे धमकी दी थी, अगर तुमने कंप्लेंट की तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। फिर विजय उन ओल्ड कपल को हेबियस कॉर्पस नाम के एक लॉ के बारे में जानकारी देता है और विजय ने यह सब एक मूवी में देखा था, इसीलिए उसको इसके बारे में जानकारी थी। और विजय अपने एक जानने वाले वकील के बारे में उनसे बताता है और उनको वहाँ भेज देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गायटोंडे मार्टिन के होटल में आता है और उन ओल्ड कपल के बारे में पूछताछ करता है कि यहाँ कोई ओल्ड कपल आया था क्या, लेकिन मार्टिन इससे मना कर देता है कि यहाँ कोई ओल्ड कपल नहीं आया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं विजय अपने घर जाता है। उसकी फैमिली में उसकी एक बीवी जिसका नाम नंदिनी होता है और दो बेटी होती है जिनका नाम अन्नू और अंजू होता है। फिर विजय की वाइफ शॉपिंग करने के लिए पणजी जाने के लिए बोलती है, लेकिन विजय मना कर देता है, पर काफ़ी जिद करने के बाद विजय मान जाता है। फिर विजय अपनी फैमिली को लेकर पणजी जाता है और वो लोग वहाँ पर शॉपिंग करते हैं। फिर विजय की बड़ी बेटी अंजू विजय से बताती है कि अगले हफ्ते उसके स्कूल से एक नेचर कैंप जा रहा है, वह भी उसमें जाना चाहती है, लेकिन विजय मना कर देता है। पर अंजू की काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद विजय हाँ बोल देता है। विजय की बेटी अंजू जब कैंप में जाती है तो कुछ लड़के वहाँ पर लड़कियों के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं, लेकिन अंजू इग्नोर कर देती है कि कैंप की एक लड़की उस लड़के की शिकायत भी कर देती है, लेकिन फिर भी वह लड़का सैम अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अंजू के बाथरूम में नहाते वक्त एक एमएमएस वीडियो बना लेता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं विजय नंदिनी के घर उसके मम्मी पापा से मिलने जाता है और वहाँ विजय की मुलाकात नंदिनी के भाई राजेश से होती है और राजेश विजय को बताता है एक स्टोन क्वारी के बारे में जिसके पास एक तालाब भी होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि विजय अपने घर के आंगन में कंपोस्ट के लिए एक गड्ढा कर रहा होता है। विजय की वाइफ नंदिनी उसके पास आती है और बोलती है कि 2 और 3 अक्टूबर को स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग है पणजी में। वह विजय से वहाँ पर जाने के लिए बोलती है, पर विजय मना कर देता है। और फिर वहाँ पर विजय की दोनों बेटियाँ भी आ जाती हैं। उसकी बड़ी बेटी अंजू उनसे बताती है कि नेचर कैंप में एक सैम नाम का लड़का था जो सभी लड़कियों के फ़ोटो और वीडियो शूट कर रहा था। उसकी मम्मी बोलती है कि उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की, तो अंजू बताती है कि एक एडवोकेट की लड़की ने उसकी शिकायत की थी तो उसने वीडियो शूट करनी बंद कर दी थी, लेकिन अंजू को यह नहीं पता था कि उसने छुपके से अंजू का एमएमएस वीडियो बना रखा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं विजय कॉन्ट्रैक्टर राणे को अपनी एक जगह दिखाता है जहाँ पर विजय को थोड़ा काम कराना होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर राणे बताता है कि मंडे से स्टेशन का स्लैब का काम ख़त्म हो जाएगा, फ्लोरिंग का काम शुरू होगा और उसके बाद मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। फिर तभी वहाँ पर गायटोंडे आ जाता है और राणे को धमकी देने लगता है क्योंकि गायटोंडे ने राणे से रिश्वत ली थी। राणे ने गायटोंडे की शिकायत उसके प्रभु सर से कर दी और इस बात को लेकर विजय और गायटोंडे की बहस हो गई थी। और फिर गायटोंडे विजय को यह बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं अपना हिसाब ज़रूर दूंगा, मेरा भी दिन आएगा। और फिर विजय भी बोलता है कि हर कुत्ते का दिन आता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अंजू मार्केट से कुछ सामान लेकर वापस आ रही होती है। फिर तभी वहाँ पर एक कार आती है जो कि सैम की होती है और फिर सैम अंजू को उसके एमएमएस वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है। बोलता है कि आज रात को 11 बजे अपने घर के पीछे मिलने आना। सैम के सामने अंजू रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ यह वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन सैम नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर रात के 11 बज जाते हैं और बारिश भी होने लगती है, लेकिन फिर भी सैम वहाँ पर आ जाता है और अंजू भी अपने घर के पीछे वेयर हाउस में पहुँच जाती है। लेकिन अंजू अकेली नहीं जाती, अपनी मम्मी को भी साथ लाती है।
नंदिनी और अंजू उसके सामने काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो डिलीट करने के लिए, लेकिन वह नहीं मानता। फिर अंजू और नंदिनी सैम से उसका मोबाइल छीनने लगते हैं। फिर इसी बीच अंजू के हाथ में एक डंडा आ जाता है और वो सैम के सिर पर मार देती है, जिससे सैम की मौत हो जाती है। और फिर अंजू और नंदिनी दोनों मिलकर सैम की डेड बॉडी को अपने घर के आंगन में उस गड्ढे में दफना देती है, जो गड्ढा विजय ने कंपोस्ट के लिए किया था। और यह सब करते हुए विजय की छोटी बेटी अन्नू खिड़की से यह सब देख लेती है। और फिर अगले दिन सुबह जब विजय घर आता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा डरी हुई है और रो रही होती है। फिर नंदिनी विजय को सब सच सच बता देती है। फिर उसकी बेटी अंजू विजय को कार की चाबी लाकर देती है कि मुझे वेयर हाउस में ये मिली। फिर उसके बाद विजय नंदिनी और अंजू से वहाँ की सफाई करने के लिए बोलता है, तो विजय को वहाँ पर उसके मोबाइल का सिम कार्ड मिलता है। फिर उसके बाद विजय वह सिम लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद विजय सैम की कार ढूंढने लगता है। फिर विजय को एक सुनसान जगह पर उसकी कार खड़ी हुई मिल जाती है। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर गायटोंडे का आदमी के घर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आता है। फिर जब विजय सैम की कार का गेट खोलता है तभी कार एक बीप बीप का साउंड ज़ोर ज़ोर से बजाती है और उस साउंड की आवाज़ गायटोंडे को जाती है। तो वह देखता है कि विजय कार के अंदर बैठ रहा है, लेकिन गायटोंडे को पूरा कंफर्म नहीं होता। उसके बाद विजय वह कार वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर उसके बाद विजय एक मोबाइल शॉप पर से एक मोबाइल खरीदता है। सैम का सिम कार्ड उस मोबाइल में डालकर उस मोबाइल को एक नेशनल ट्रक में डाल देता है, जो ट्रक तमिलनाडु का होता है। और फिर सैम की कार को एक स्टोन क्वारी के बीच तालाब में धक्का देकर वापस घर आ जाता है। फिर उसकी बीवी नंदिनी विजय को बताती है कि सैम एक आईजी का बेटा था। फिर उसके बाद विजय अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को पुलिस इंक्वायरी के लिए तैयार करता है और फिर बोलता है कि हम 2 दिनों के लिए वहाँ से कल सुबह स्वामी जी के सत्संग के लिए निकलेंगे। और फिर इसके बाद वह अपनी फैमिली को लेकर सत्संग में पणजी पहुँच जाता है। वहाँ पर सत्संग तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, पर फिर भी वह वहाँ पर जाकर बैठता है और वहाँ पर एक होटल में स्टे करता है और फिर अपनी फैमिली के साथ मूवी भी देखता है और फिर रात को अपने घर वापस आता है। और जब वह वापस आता है तो बारिश भी आती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सैम की आईजी माँ को यह पता चलता है कि उसके बेटे का मोबाइल गोवा से तमिलनाडु के कांचीपुरम में जाकर बंद हुआ है। फिर उसके बाद सैम की कार जिस स्टोन क्वारी के तालाब में विजय ने छोड़ी थी, वहाँ पर कुछ बच्चे नहाते हैं, तो वह उस कार को देख लेते हैं। तो वो बच्चे पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर वहाँ पर आईजी आती है और कार पहचान लेती है। फिर उसके बाद मीरा आईजी को यह पता चलता है कि 2 अक्टूबर की रात को सैम की लोकेशन गोवा के पोंडोलिम की है। फिर उसके बाद मीरा देशमुख आईजी यह बोलती है कि पोंडोलिम पुलिस स्टेशन में बोलो कि इस केस की जांच करे। और फिर जब पोंडोलिम की पुलिस स्टेशन में यह केस आता है तो गायटोंडे को विजय पर शक होता है, क्योंकि गायटोंडे ने उस येलो कलर की कार में विजय को देखा था, जिस येलो कलर की कार का फोटो स्टेशन में आया है। फिर उसके बाद विजय मार्टिन के होटल में जाता है। फिर तभी वहाँ पर गायटोंडे भी आ जाता है। फिर गायटोंडे मार्टिन से बताता है कि एक येलो कलर की कार जो कि आईजी के बेटे की है और वह कार पावेलिम की स्टोन क्वारी के टेबल से रिकवरी हुई है। और फिर गायटोंडे विजय को देखता है तो विजय का रिएक्शन काफ़ी डरा हुआ होता है। तो गायटोंडे को विजय पर यकीन हो जाता है कि विजय ने ही वह कार वहाँ पर छोड़ी थी। और फिर उसके बाद गायटोंडे अपने एक सीनियर ऑफिसर को यह बताता है कि मैंने विजय को उस येलो कलर की कार में देखा था, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर इस बात पर यकीन नहीं करता है। फिर उसके बाद विजय अपनी पूरी फैमिली को यही समझाता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला पूछताछ करने आए तो उनसे यही बताना कि हम 2 अक्टूबर को सुबह स्वामी जी के सत्संग में गए थे पणजी और 3 तारीख को हम एक होटल में रुके और फिर हमने एक मूवी देखी और फिर हम 3 तारीख को शाम को वापस घर आए। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में एक लेटर आता है आईजी ऑफिस से। उसमें लिखा होता है कि 2 महीने पहले एक ट्रिप गया था जिसमें पोंडोलिम स्कूल के 2 बच्चे भी गए थे। उनमें से एक विजय की बेटी भी होती है अंजू, जो विजय ने एडॉप्ट की थी। और फिर उसके बाद पोंडोलिम की पुलिस उसके स्कूल में जाती है और अंजू से पूछताछ करती है, तो अंजू बिल्कुल ऐसा ही बोलती है जैसे विजय ने उनको समझाया होता है। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बाद उसके घर पर पुलिस जाती है पूछताछ करने के लिए उसकी बीवी से। और फिर तभी विजय भी वहीं पर पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद विजय बोलता है कि गायटोंडे मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है और अगर मैं कुछ भी बोलूँगा फिर ये बोलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर एक सीनियर ऑफिसर विजय से पूछता है कि अगर तुम 2 और 3 तारीख को पणजी गए थे तो मुझे वहाँ के सबूत दो। फिर विजय 2 और 3 तारीख के सारे बिल और टिकट्स दिखाता है और फिर पूछताछ करके पुलिस वाले
वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि विजय के खिलाफ़ उनको कोई सबूत नहीं मिलता। फिर उसके बाद आईजी विजय की पूरी फैमिली को अपनी कस्टडी में बुलाती है और उनसे पूछताछ करवाती है, सबको अलग-अलग बैठाकर। पर लेकिन कोई भी अपने बयान से मुकरता नहीं है, सब ऐसे ही बयान देते हैं जैसे विजय ने उनको समझाया हुआ होता है। फिर इसके बाद आईजी देशमुख उन सभी को बुलाती है जहाँ पर विजय रेगुलरली जाता है। और फिर जब वह पणजी गया था, वह पणजी में किस-किस से मिलता है और किसके होटल में रुकता है और किसके बस में जाता है और जहाँ पर मूवी देखता है उसे भी बुलाती है। फिर आईजी देशमुख उन सभी से बयान लेती है, लेकिन वह सब भी विजय के पक्ष में ही बयान देते हैं। और वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि विजय 3 तारीख को जब सैम की कार को लेकर जाता है तो वह उसी वक्त उन सभी जगह के टिकट्स और बिल इकट्ठा कर लेता है जहाँ वह अपनी फैमिली को 4 और 5 तारीख को लेकर जाता है। और फिर जब पुलिस पूछताछ करती है तब उनको 3 तारीख के बिल दिखाता है और 5 तारीख के सारे बिल फेंक देता है। और फिर कुछ दिनों बाद वह अपनी फैमिली के साथ फिर दोबारा पणजी जाता है और उन सभी लोगों से मिलता है और उन सभी लोगों के दिमाग में एक बात डालता है कि वह 2 और 3 तारीख को पणजी आया था और वह आपसे मिला था। तो वह सभी लोग यही सोचते हैं कि विजय सच बोल रहा है और फिर इसी वजह से सब लोग यही बयान देते हैं। फिर दोबारा पुलिस विजय के घर जाती है और उन सभी को उठाकर ले आती है और उनसे फिर से पूछताछ करती है। फिर उसके बाद पुलिस उन सभी को मारने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद सैम के दोस्त को वहाँ पर बुलाया जाता है। तो सैम का दोस्त उनको बताता है कि आपके बेटे सैम ने बाथरूम में नहाते वक्त अंजू की वीडियो रिकॉर्ड की थी। फिर उसके बाद वह पुलिस वाले वीडियो के बारे में पूछते हैं, पर उसकी फैमिली और विजय बस इतना बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद गायटोंडे विजय की छोटी बेटी अन्नू को पीटने लगता है। फिर अन्नू बोल देती है कि मैं बताती हूँ और फिर वह सब बता देती है कि सैम को कहाँ पर दफनाया है। फिर आईजी देशमुख अपनी टीम को लेकर वहीं पर जाती है जहाँ पर सैम को दफनाया था। फिर वहाँ पर खुदाई शुरू होती है। वहाँ पर उनको बॉडी तो मिलती है पर वह सैम की नहीं होती, वह बॉडी होती है एक कुत्ते की, क्योंकि विजय सैम को दफनाने के 2 दिन बाद सैम की बॉडी वहाँ से निकालकर कहीं और दफना देता है और उसकी जगह पर कुत्ते की बॉडी दफना देता है। और फिर तभी विजय वहाँ पर इकट्ठा हुई सभी पब्लिक को बताता है कि इस गायटोंडे ने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत मारा है, इसने छोटी बच्ची पर भी हाथ उठाया है। तो इस वजह से सब पब्लिक गायटोंडे को पीटने लगती है और विजय की फैमिली को बेकसूर होने के बाद भी आईजी देशमुख ने इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, इस वजह से गायटोंडे को सस्पेंड कर दिया जाता है। और कोर्ट आदेश देती है कि इस केस में विजय के परिवार को कोई भी परेशान ना करे और अगर इस केस में कोई भी कार्रवाई करनी है तो पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। फिर इसके बाद विजय को आईजी और उसका बाप मिलने के लिए बुलाते हैं और विजय से पूछते हैं कि बस तुम हमें इतना बता दो कि हम अपने बेटे का इंतज़ार करें या नहीं। तो विजय उनको बताता है कि मैं एक अनाथ हूँ और चौथी फेल हूँ और मेरी एक बीवी और 2 बेटी है। मेरे जीवन में उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, वही मेरी दुनिया है। और एक दिन हमारी दुनिया में एक बिन बुलाए मेहमान आता है, वह हमारी छोटी सी दुनिया को तबाह करने की साजिश करता है। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं और भीख तक मांगते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। फिर अनजाने में एक हादसा हो जाता है और हम उस बिन बुलाए मेहमान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकता। और फिर उसके बाद विजय उन दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के बाद चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय को स्टेशन में बुलाया जाता है साइन करने के लिए। फिर हम देखते हैं विजय अपना फैस ब्लैक की याद कर रहा है। उसने उसकी लाश को जब पुलिस स्टेशन का फ्लोरिंग का काम चल रहा था तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही ज़मीन में दफनाया था। दोस्तों, यह थी एक दृश्य मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।